हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये फुल चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बिना किसी तरीके इस टॉपिक को शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और वो कन्वर्ट होते हैं एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में, जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसे बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। मतलब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक से ज्यादा सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है H2 + O2। ये कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर देखिए किसमें, डिफरेंट सब्सटेंस में। तो ये जो रिएक्ट करते हैं ना, इन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये जो कन्वर्ट होकर एक नया सब्सटेंस मिलता है इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर आ जाएगा डेफिनेशन लिखने को तो आप क्या लिखोगे? तो रिएक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, ये रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, तो और केमिकल रिएक्शन में ये दो सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में जो फॉर्म होता है, यहाँ पर देखिए द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन में ये फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है? वाटर फॉर्म हुआ है, तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। देन नेक्स्ट, चेंजेस अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है। तो सबसे पहला चेंज, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। देन कलर में चेंज देखने को मिलता है। देन टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। देन गैस का एवोल्यूशन होता है, मतलब गैस बाहर निकलती है। देन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ये सारी चेंजेस केमिकल रिएक्शन के दौरान देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना, उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इस केमिकल रिएक्शन को जब आप सिंबल या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करोगे तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो इस केमिकल रिएक्शन को आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कार्बन सिंबल सी, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला CO2। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसको हम सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम हो, तो ही वो इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन वही है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मास क्या रहता है? मास कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है केमिकल इक्वेशन, इसे बैलेंस करना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। मतलब आपको केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा, उसको आपको बैलेंस करना रहेगा। तो बैलेंस करना एकदम आसान है। यहाँ पर हमने एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिया है, तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे? तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर लिख दो, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख सकते हो, चाहे तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये जो एलिमेंट है, जब इनके नंबर ऑफ आइटम दोनों तरफ सेम रहेंगे तो ही ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आयरन एक ही है,
और यहाँ पर 3 है, सेम नहीं है दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसे बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले जो एलिमेंट गिवन है उसे लिख दो। यहाँ पर क्या है, आयरन है, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट को यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितने आइटम है? एक ही है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन 1। अब राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, Fe यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन 2 है एंड ऑक्सीजन 4 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इनके नंबर ऑफ आइटम दोनों तरफ सेम नहीं है। हाइड्रोजन का तो फिलहाल सेम दिख रहा है, बाकी आयरन ऑक्सीजन का सेम नहीं है। तो सेम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर Fe 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर फ्रंट में 3 लगा दो, यहाँ पर फ्रंट में 3 लगा दो। ये जो आप नंबर लगाओगे ना, ये हमेशा आपको ये जो एलिमेंट है या जो फॉर्मूला है इसके फ्रंट में ही आपको लगाना है, आपको यहाँ पर नीचे इस तरीके से या बीच में नहीं लगाना है। तो अब देख सकते हो 3 3 हो गया। देन नेक्स्ट, हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमें 4 करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर फ्रंट में 4 लिख सकते हैं, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर फ्रंट में 4 लगाया तो ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी जाएगा क्योंकि फ्रंट में हमने लगाया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है। तो यहाँ पर 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट में हम 4 लगा देंगे, तो कितना हो गया, 4 2 8। अब देख सकते हो नंबर ऑफ एटम इन एलिमेंट के दोनों तरफ पर सेम है। अब ये इक्वेशन कैसा है, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के यहाँ पर हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पर 6 टाइप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही समझ सकते हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कंबाइन होगा। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया बर्निंग ऑफ कोल। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज मतलब ब्रेक होना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोई चीज ब्रेक होगी, तो किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसी बेस पे यहाँ पर 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप। उससे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो टूटता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 3 टाइप के जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट होता है, मतलब यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो सब्सटेंस होगा वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको जब आप हीट देते हो तो ये दो प्रोडक्ट में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमने वाटर लिया हुआ है, वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा H2 और O2 में। देन थर्ड टाइप है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में आप सब्सटेंस को रखोगे तो वो टूट जाएगा। तो डिकम्पोजिशन विच डन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, इसको जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो ये ब्रेक हो जाता है Ag और Cl में। देन नेक्स्ट थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो जो रिएक्शन है, यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है।
तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड में से ये कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और ये जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है यहाँ पर। तो ये जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, इस कंपाउंड में से इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसको बाहर कर देगा और इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर ZnSO4 फॉर्म हुआ है और कॉपर बाहर आ गया है। देन नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द कटायन एंड अनायंस ऑफ टू कंपाउंड स्विच प्लेसेस। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल, इससे समझ में आएगा आपको। यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसमें दो पार्ट है, एक कटायनिक पार्ट है, अनायनिक पार्ट है। वैसे ही यहाँ पर भी एक कटायनिक पार्ट है, एक अनायनिक पार्ट है। तो ये जो कटायन अनायन होते हैं ना, ये एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में और दो नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम सल्फेट में, यहाँ पर देखिए ये है कटायन और ये है अनायन। यहाँ पर ये है कटायन, ये है अनायन। तो ये जो कटायन अनायन है ये एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब स्विच हो जाते हैं, अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं। मतलब ये जो Na है ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के साथ। तो इस तरीके से ये स्विच कर लेते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, BaSO4 एंड यहाँ पर NaCl। देन नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो। तो ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें से कोई भी एक चीज हो रही होगी तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और रिडक्शन रिएक्शन इसका पूरा अपोजिट होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, ये होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल, यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर भी है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन सल्फर से अलग हो गया है। ठीक है, ये किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर चला गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ है। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक है, जिंक में से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर देखिए, रिडक्शन रिएक्शन KClO3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो AClO3, इसमें ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन मतलब यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन निकल चुका है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट बाहर निकलती है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पर मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो यहाँ पर क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो हीट बाहर निकलती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। जब रिएक्टेंट साइड में इस तरीके से हीट देखने को मिले आपको, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर HgO है, यहाँ पर फॉर्म हुआ Hg प्लस ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। अब हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन का इफेक्ट। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो पहला है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, जब कोई मेटल अटैक होता है सब्सटेंस से, कौन से सब्सटेंस से? एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। मतलब जब कोई मेटल इन सभी चीजों के कांटेक्ट में आता है तो इट इज सेड टू बी कोरोड, तब हम बोलते हैं वो कोरोड हो गया है, मतलब उसके ऊपर जंग लग गया है। आपने देखा होगा जो मेटल होता है उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर चढ़ जाता है, ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, तो हम बोलते हैं ना जंग लग गया है। या फिर जो पायल होता है वो थोड़ी टाइम के बाद काली पड़ जाती है, तो उसे ही हम बोलते हैं वो कोरोड हो गया है। और इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। तो किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीजिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें से आप किसी भी मेटल को खराब होने से बचा सकते हो। देन नेक्स्ट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड आइटम रिजल्ट इन चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। वी से दैट फूड आइटम आर रैंसिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। मतलब कि वो फूड जिसमें फैट्स ऑयल प्रेजेंट होता है, ऐसे फूड जिसमें फैट्स ऑयल प्रेजेंट होते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, उनका टेस्ट स्मेल चेंज हो जाता है। तो वी से दैट फूड आइटम आर रैंसिड, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो फूड आइटम रैंसिड हो गया है, खराब हो गया है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी, इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि आप जो खाना बनाते हो उसको आपको ढक कर रखते हो, या तो आप फ्रिज में स्टोर करते हो ताकि वो खराब ना हो। आप खाने को ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो वो खाना खराब हो जाता है। ऐसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल किया हुआ होता है। जब उस चिप्स के पैकेट को अगर आप ऐसे खोल कर रख दोगे तो क्या होगा, वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और वो पूरा चिप्स नरम हो जाता है। इसीलिए जो चिप्स होता है उसको अच्छी तरीके से उसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है, उसको अच्छी तरीके से पैक किया जाता है ताकि ताकि वो खराब ना हो। तो इस तरीके से आप फूड को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, आप फ्रिज में रख सकते हो, उसको ढककर अच्छी तरीके से रख दो। जो भी चिप्स हो, चूड़ा होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से क्लोज कंटेनर में पैक करके रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो चिप्स होते हैं, चिप्स चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस फिल किया हुआ होता है। तो कौन सा गैस फिल किया हुआ होता है? नाइट्रोजन गैस फिल किया हुआ होता है, ताकि जो चिप्स है उसका क्रंचीनेस ना जाए, वो खराब ना हो। ठीक है, वो नरम नरम हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर खाने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप रैंसिड फूड को रैंसिड होने से कैसे बचा सकते हो? जो भी फूड है उसको अच्छी तरीके से ढक कर रखो, या तो आप फ्रिज में उसको स्टोर करो, या फिर जो क्लोज कंटेनर होते हैं उसमें अच्छी तरीके से आप उसको बंद करके रखो, तो वो खराब नहीं होगा। तो ये था चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी हो, यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।